हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होते हैं मेरे चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत है उसी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में और शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। और इस दिल्ली सल्तनत को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी कम समय में हम पूरे दिल्ली सल्तनत को अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं और कोई भी एमसीक्यूज इसके बाद आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है तो इसको हम 2-3 वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसका पार्ट 1 आज हम लोग कम से कम करते हैं। तो देखते हैं पार्ट 1 कितने समय तक जाता है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं। तो भारत पर अरबों का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो किताब फुतुल अलबल दान से, अलबल दान में मिलती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जितने भी डॉट्स में आप लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर एक लाइन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाएगा तो इसी को हम लोगों ने पॉइंट वाइज फॉर्म में आप लोगों के सामने लाया है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का, अरब जब आक्रमण किए थे तो सिंध पर दाहिर का शासन था उस समय में। अरबी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। पहले मुस्लिम आक्रमण, पहले तुर्की आक्रमणकारी, ऐसे कर करके पूछा जाता है। तो पहले अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इसी मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भारत में की थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि प्रथम आक्रमणकारी और जजिया कर की प्रथम वसूली किसने की। अब चलते हैं आगे। महमूद गजनवी, ये काफ़ी एक तरह से तहलका मचा दिया था ये, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। और मध्यकालीन भारत में गजनी का नाम काफ़ी फेमस है तो इसी के बारे में जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा जो थे वो कौन थे? अबू बकर। अबू बकर आपको ऐसे लिखाएगा, अबू बकर। तो हजरत अबू बकर बने थे कौन? पैगंबर मोहम्मद के बाद प्रथम खलीफा। और 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तुर्क अलप्तगीन था। गजनी इसकी राजधानी थी। और यामनी वंश का संस्थापक भी कौन था? ये अलप्तगीन जो था वो यामनी वंश का संस्थापक था। अब आगे चलते हैं। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क शासक था जिसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन। और अरबी कौन थे? प्रथम अरबी तो मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे ही करके पूछा जाता है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण जब हुआ था तो अलप्तगीन का गुलाम जो था, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। दोस्तों, मेरे द्वारा चैनल पर लकी ट्रिक चैनल मेरा है तो इस पर चैनल पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉइंट वाइज फॉर्म में। अगर मेरे चैनल पर आप लोग पढ़ते हैं और इस तरह से पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ते हैं तो कितना भी बड़ा चैप्टर हो सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा? आपका समय बचेगा। यानी आप दिल्ली सल्तनत को आप क्या करेंगे? आधा घंटा में रिवाइज कर सकते हैं। यानी किताब वाइज लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्रक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैंने यहाँ पर वो ले लिया है। और यूपीएससी तक के क्वेश्चन आप इससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिए और यूपीएससी का क्वेश्चन बनिए, आपको तुरंत बनेंगे। और जितने भी इससे छोटे छोटे स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम वो तो चुटकियों में सॉल्व होंगे अगर आप इससे यहाँ से अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो आप इससे चाहे तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट वाइज फॉर्म में है तो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन? महमूद गजनी। और आगे चलते हैं। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। अब आगे चलते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यही महमूद गजनी जो था वो प्रथम शासक था। मोहम्मद गजनवी ने यामिन उद्दौला, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यामिन उद्दौला और अमीनुल्लाह की उपाधि धारण की। इस उपाधि को किसने दिया? तो बगदाद के खलीफा अलादीर बिल्लाह ने दिया था।
दोस्तों एग्ज़ाम में कंपटीशन इतना है, कितना एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, तो यही सब क्वेश्चन कभी कभी बना देता है। ये तो पूछ देगा कि महमूद गजनबी ने यामीनुद्दौला और अमीनुल्लाह की उपाधि धारण की, लेकिन इसको किसने दिया, इस उपाधि को किसने दिया, तो बगदाद के खलीफा अलादीर बिल्ला ने। इसीलिए कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझेंगे, सभी चीज़ को बारीकी से करेंगे ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारा एग्जाम निकल जाए। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया होगा सभी एग्जामों में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश क्या हुआ, लौट गया। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो है वो क्या किया था, विरुद्ध आक्रमण किया था, और इसी जयपाल की पराजय इसमें हो गई थी। और इस हार को क्या किया था, जयपाल बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो पूछा भी जाता है जयपाल के बारे में। मोहम्मद गजनबी को बुद्ध सिकन कहा जाता है, जो मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति तोड़ने वाला को बुद्ध सिकन कहा जाता है। पहला शासक है। इसकी सेना में 50% हिंदू सेना थी। पूछा जाता है किसकी सेना में 50% हिंदू सेना थी, जबकि ये मुस्लिम था। और 50% हिंदू सेना को क्या कहा जाता था, सलार-ए हिंदुस्तान। पूछ दिया जाता है कि सलार-ए हिंदुस्तान क्या है, ऑप्शन दे देगा। 50% हिंदू सेना, 50% सिख सेना, ऐसे करके पूछा जाता है। तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मेरे चैनल पर इसी तरह का मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि आप लोग काफ़ी कम समय में रिवीजन कर लें। दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनबी ने ईश्वर का शत्रु कहा किसको, जयपाल को। मोहम्मद गजनबी के समय तिलक नामक पदाधिकारी थे। ये इसीलिए वीवीआई मैं इसको बोलूँगा क्योंकि देखिए बाल गंगाधर तिलक के नाम से मिलता जुलता इसमें तिलक टाइटल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जामिनर ऐसे ऐसे किताब से क्वेश्चन को छाट कर भी तैयार करते हैं कि ये कुछ यूनिक लग रहा है। यानी तिलक नामक पदाधिकारी कौन, किस में थे, मोहम्मद गजनबी के समय में थे। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ को क्या बोला जाता है, प्रभास पटन भी इसको बोला जाता है। कहाँ है, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र के कौन है क्रिकेटर, रविंद्र जडेजा। आप लोगों को पता होगा भारतीय क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का घर भी सौराष्ट्र में ही है। तो मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ प्रभास पटन सौराष्ट्र पर आक्रमण 1025 ईस्वी के समय वहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम। जब सोमनाथ पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनबी ने तो उस समय भीम प्रथम था उस वहाँ का शासक। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध, ये काफ़ी पूछा जाता है, सिंध के जाटों के विरुद्ध यह था। और यह पहला आक्रमण था जो किसी नदी के तट पर हुआ था। मोहम्मद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। आगे चलते हैं। महमूद गजनबी का समकालीन कौन था, अलबरूनी। समकालीन कहने का सेंस है, देखिए इसमें नाम में देखिए समकालीन, यानी समकालीन माने समय के साथ, उस समय के साथ कौन था, तो अलबरूनी। समकालीन मतलब होता है जैसे मान लीजिए अभी हम लोग वर्तमान में हैं तो हम लोगों से पूछा जाएगा कि तुम लोगों के समकालीन उस समय में प्रधानमंत्री कौन था, आज से 25 साल बाद पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हम लोगों के समकालीन क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो समकालीन का यही मतलब होता है। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ये कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी किसके दरबार के ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो ये थे महमूद गजनी। तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक कौन था, तो बैहाकी था। और शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी। और शाहनामा किस में था, लिखा हुआ था फारसी में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था तथा 1100 अब आगे चलते हैं, गौर मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था तथा 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का क्या था, शासक था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक कौन था, भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, देखिए यहाँ पे अगर पूछ दिया इस तरह का क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी जो था उसका दूसरा आक्रमण कहाँ था, पाटन। पाटन कहाँ, गुजरात पर। तो देखिए यहाँ मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, तो यहाँ का शासक भी भीम द्वितीय, दूसरा। देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ
इस तरह से आप लोग याद करेंगे। और इसमें क्या हुआ था, गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया गया था। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है वो कौन कौन है, चलिए देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने कुछ प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और पहली लड़ाई में तो ये हार गए थे गौरी, तो अपमान का बदला लेने के लिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ और मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें क्या हुए, तो मोहम्मद गौरी ने विजय पाई। और तीसरा युद्ध तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश के बीच इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था। और दीवाने आरिज सेना संबंधी मंत्री थे। दीवाने आरिज क्या था उस समय में, सेना संबंधी क्या थे, मंत्री था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। देखिए चंदावर में आप लोग कुछ देख रहे हैं, चंदावर में देखिए इसमें चंद छुपा हुआ है, चंद। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद में भी चंद छुपा हुआ है। तो अगर नहीं याद रहे कि किसके बीच हुआ था, तो चंदावर में चंद आता है और जयचंद में चंद, और मोहम्मद गौरी तो ऐसे भी याद रहेगा। और इस चंदावर के युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी जो था, देखिए गो से गोरी और गो से गोमल दर्रा। मोहम्मद गोरी गोमल दर्रा से होकर भारत आया और मुल्तान पर पहला आक्रमण इन्होंने किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु खोखर जनजाति के लोगों ने कर दी, पूछा जाता है एग्जाम में। खोखर जनजाति के लोगों ने 1206 ईस्वी में कर दी। और मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु हुई, वहीं से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत जो है, यहीं से दिल्ली सल्तनत के पहले की कहानी ऊपर मैंने आप लोगों को बता दी। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है, अब यहाँ से ये हम लोग देखेंगे। मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु 1206 में हो जाती है, यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो है वो गुलाम, दिल्ली सल्तनत में कई वंश हुए हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत में 1 2 3 4 और 5 वंश हुए हैं। तो इस वंश को कैसे याद करेंगे, देखिए हम ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया, तो GKTSL, इसको आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, GKTSL। अब GKTSL मतलब क्या हुआ, गुलाम, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोदी। GKTSL ऐसे करके याद करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो गुलाम वंश का शासन कितना में था, 1206 से 1290, और खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, और सैयद का 1451, और लोदी का 1451 से 1526। तो ये है इसका। और देखिए गुलाम से लेकर लोदी वंश तक के अगर क्रम को सजाना हो तो पहले देखिए, अगर डेट नहीं याद रहे तो ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, 12 13 और 14 14, यानी 12 13 14 लिख लेंगे। तो 12 13 14 में 12 2 13 1 और 14 2 ऐसे लिख लेंगे, 12 13 14 12 13 14। अब इसमें क्या करेंगे, 1206, ये पहले वाला अगर आप लोगों को याद हो जाता है गुलाम वंश का 1206 से 1290, तो इसमें बस यही करना है, ये 1200 उठा के कहाँ रख देना है, यहाँ पे। तो ये 1290 उठा के यहाँ पे रख देना, तब ये 90, तो 1290 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1320। फिर इस 1320 को यहाँ उठा के रख देना है, तो 1320 यानी 1320, और फिर यहाँ से कितना 1414। तो ऐसे ही करके देख रहे हैं सीक्वेंस में, ये इसका यहाँ और ये इसका यहाँ। तो ऐसे करके सोच सोच के याद करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, और कुछ रिपीट करके लिखेंगे तो हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, गुलाम वंश को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग गुलाम वंश को शुरू करते हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गुलाम वंश को शुरू कर रहे हैं, यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना जो हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि कौन था, गौरी का, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि, सिक्के, खुतबा आदि नहीं धारण किए या चलाए। इसने न धारण किए और न ही चलाए। इसने राजधानी लाहौर को बनाया। पूछा जाता है कि किसने अपने सिक्के, खुतबा और आदि नहीं धारण किए और चलाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्य की विशेषता थी न्यायप्रिय तथा सुरक्षा की भावना। इसी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। इसने भारत में खिराज एवं उस्र के बीच के अंतर को लागू किया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दिल्ली में यह मस्जिद इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद से। कई इसमें क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से आप लोग इसको देखेंगे। इसका निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर किया गया है। अब आगे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में, क्योंकि इसको 2.5 दिन में ही बना लिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने में। इन्होंने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर 1 मंजिल बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाई। और इसका निर्माण क्यों किया गया था कुतुब मीनार का? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण देखिए, अब इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया, और जिसमें 4 मंजिला इमारतें थी को पूरा किया। और फिरोज तुगलक के समय क्या हुआ था? बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः इसकी जगह 2 मंजिला बनवा दिया गया। और अब इसमें कुल कितनी इमारतें हैं? तो कुल 5 मंजिला है। तो कुल 5 मंजिल है अभी कुतुब मीनार में। तो ये भी काफ़ी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि इसमें कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का क्या क्या योगदान है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय, पूरी तरह बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। पहली 3 मंजिलें जो हैं कुतुब मीनार की, वो लाल बलुआ पत्थर से, और चौथी और 5वीं संगमरमर वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। पोलो यानी चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और इनको लाहौर में क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? आराम शाह। इसी आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित किया और गद्दी पर ये इल्तुतमिश बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान तुर्क का था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इल्तुतमिश को माना जाता है। यह इलवरी तुर्क वंश का था, और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं प्रांत का क्या था? अध्यक्ष था। चंगेज खां को क्या कहा जाता है? तिमोजीन भी कहा जाता है। तो ये भी चंगेज खां का सेकेंड नेम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश को ही मुद्रा एकता प्रणाली और सेना को सुरक्षित करने का श्रेय, यानी 2 चीज़ याद रखिएगा, एकता प्रणाली और सेना को सुरक्षित करने का श्रेय इनको दिया जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। पूछा जाता है जीतल क्या चीज़ का था? तो तांबा का, और टंका के चांदी का टंका इल्तुतमिश को ही बनाने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ही 40 गुलामों का दल जिसे तुर्क ए चहलगानी का गठन किया, जिसे चालीसा या चरगान भी कहा जाता है। इसी तुर्क ए चहलगामी या इस 40 गुलामों के दल को कौन भंग कर दिया था? बाद में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो बलबन ने इसको क्या किया था? भंग कर दिया था। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ? दिल्ली। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय संभवतः इल्तुतमिश को ही जाता है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश के वंश को शमशी वंश कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। इसे बिलासी प्रेमी जीव कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया ने सिंहासन पर आसीन किया, और रजिया सुल्तान जो थी वो मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई 1240 ईस्वी को। इनके हस्बैंड का नाम अल्तुनिया था, और रजिया सुल्तान की हत्या डाकू के दौरान कैथल में कर दी गई। जगह का नाम पूछा जाता है। इनकी हत्या कहाँ की गई? कैथल के जगह, कैथल नामक जगह पर।
बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था। अब आगे चलते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया और इसी नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया था, बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। महमूद अवकाश काल में कुरान की प्रतिलिपि, यानी नसीरुद्दीन महमूद जो था वो क्या करता था, जब छुट्टी मिलता था तो छुट्टी में कुरान की प्रतिलिपि बनाया करता था और बेचा करता था, जिससे वो अपना जीवन यापन भी चलाता था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक रखते हैं और पार्ट 2 में हम लोग बलबन से आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे और इसी चैनल पर आप लोग बने रहें और इसी चैनल पर पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ें। काफ़ी अच्छे से रिवीजन होगा और मेरा दावा है कि इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कोई भी MCQs क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और लकी ट्रिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।